بدلते हुए वक्त के साथ जब जुबान बदलती है तो उसकी निशानियां कई सतह पर, कई जगह पर ज़हूर पजीर होती हैं। सबसे अहम निशानी बदलता हुआ मुहावरा और बदलता हुआ रोज़मर्रा है। इसके बदलने की वजूहात उर्दू के हवाले से अगर बात करें तो अंग्रेज़ी का असर उस पर है और मकामी ज़ुबानों का नफूज़ और उनका इंजज़ाब भी उसमें शामिल है। डॉक्टर अमजद कल्लू ने इस मामले पर तहकीक की है। उनसे हमने पूछा है कि मुअस्सिर उर्दू जो है, जो पिछले 30-40 साल में बनी है, उसमें बदलते हुए रोज़मर्रा और बदलते हुए मुहावरे की सूरत क्या है। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें कि शौक का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और जनाब डॉक्टर मोहम्मद अमजद कल्लू साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं इस एक सवाल के जवाब की तलाश में। डॉक्टर साहब जो हैं, इन्होंने बदलते हुए उर्दू मुहावरे और रोज़मर्रा पर PhD की है, और इसी हवाले से आज की गुफ्तगू जो है वो हम इनसे करेंगे, और यही इनके सामने सवाल है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया है। शुक्रिया सर। आपका एक अछूते मौजू पर काम था। अछूते का मतलब इस वजह से कि आम तौर पर हमारे यहाँ ज़ुबान पर काम जो है निस्बतन कम होता है। तो आपने काम किया है कि जो बदलता हुआ उर्दू मुहावरा और रोज़मर्रा है, उसकी सूरत हाल पिछले 25-30 साल में क्या रही है। तो यही आपसे सवाल है कि आपके ख़्याल में पिछले 25-30 साल या 35 साल की जो उर्दू है, उसमें जो रोज़मर्रा और मुहावरे का बदलाव है, इस पर आपका फरमाना क्या है? बहुत शुक्रिया सर। पहले तो मैं बदलते हुए मुहावरे की थोड़ी-सी वज़ाहत करना चाहूँगा कि ये जो राइज मुहावरा था, उसको जो नए मुहावरे ने जो रिप्लेस किया है, पहले वाला जो राइज मुहावरा, वो ज़ाहिर है जो मुहावरात थे वो एक मकबूल सकाफ़त की नुमाइंदगी करते थे, और वो जो मुहावरे थे वो पॉपुलर मुहावरे थे, मारूफ़ थे, क्योंकि एक मकबूल सकाफ़त का वो नुमाइंदा थे। तो उनको जो नए मुहावरों ने रिप्लेस किया है, ये बदलते हुए मुहावरे किया है, और ये सकाफ़त के बदलने से हुआ है कि ज़बान भी एक मुतहरिक और ज़िंदा वजूद रखता है। जिस तरह हमारे माशरे में, हमारे लिबास में, हमारे खाने पीने में तब्दीलियाँ आई हैं और उसके मुख्तलिफ़ असरात हैं, उसी इर्तिका के सिलसिले में ज़बान में भी तब्दीलियाँ आई हैं। उसको कबूल करने की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। एक तबका ऐसा है जो उसको ज़बान के खालिस ज़बान रखने के लिहाज से उसको कबूल नहीं करता, लेकिन एक तबका ऐसा है जो उसको कबूल करता है उसके फ़ितरी इर्तिका के साथ। तो ये जो बदलता हुआ मुहावरा है, ये इस नई ज़बान का जो है वो चलन है और इस फ़ितरी इर्तिका का हिस्सा है। ठीक है। तो आपके ख्याल में ये कितने पहलू हैं इसके बदलने के या नया होने के? ठीक है ना, ये मतलब नया हो जाता है फिर भी नया हो गया, पहले वाले में कोई तब्दीली आ गई है फिर भी नया हो गया। तो कितनी इसकी सूरतें हो सकती हैं, या क्या इसमें तब्दीली की जो शक्लें हैं वो हैं आपके ख्याल में? एक तो शक्ल ये है कि जो अब सकाफ़तें हैं वो ग्लोबलाइज़ हो रही हैं, एक दूसरे के करीब आ रही हैं, ठीक है। और कुछ जो पुरानी सकाफ़तें थीं वो मतरूक हो रही हैं, हमारे उसका चलन नहीं रहा। जैसे उनका चलन ख़त्म हुआ तो उसके जो मुहावरे थे या जो ज़बान थी वो भी उसके साथ ख़त्म होगी। मसलन एक मुहावरा है टाट उल्टना। ये अपने दौर की एक मारूफ़ सकाफ़त थी कि जब कोई तिजारत में किसी नुकसान होता था तो जो पूरी एक मार्केट होती थी, वो उसके सामने वो किसी को बताने की बजाय खसारे का अपनी दुकान के सामने वो टाट उलट देता था, तो साथ वालों को अंदाज़ा हो जाता था कि ये खसारे में है। तो वो उसका कोई हल निकालते थे, अपनी दुकानें बंद कर देते थे या गाहक उस तरफ भेजते थे, तो वो चल पड़ता था। अब ज़ाहिर है इस मुहावरे को वही समझ सकता है जो उस सकाफ़त से वाकिफ़ है। अब जैसे ये ख़त्म हो गया तो ये मुहावरा ख़त्म हो गया, इसकी जगह नए मुहावरे आ गए। ज़बान पर जिस तरह कल्चर पर असरात हैं ग्लोबलाइजेशन के, मतलब पॉप कल्चर का, ख़ास तौर पे पॉप कल्चर का, इसमें मगरबी तहज़ीब का या सकाफ़त का भी असर है। जो भी सकाफ़त गालिब होती है उसकी ज़बान भी गालिब होती है, और वो अपने इर्द गिर्द की ज़बानों पर उसके असरात होते हैं। लेकिन उर्दू के मामले में ज़्यादा इसलिए हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे, क्योंकि हमारा इन्हिसार उस सकाफ़त पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उस इन्हिसार की वजह से उसके असरात भी बहुत ज़्यादा हैं। जब आप अपने खुद मुख्तार होते हैं तो फिर आप अपनी ज़बान पर, अपने कल्चर पर फ़ख्र भी करते हैं और उसको ज़िंदा रखने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि हम उन पर इन्हिसार करते हैं। उनकी जितनी हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, हमारी जो ज़बान तदरीसी ज़बान है, हमारी दफ्तर की ज़बान है, वो सारी अंग्रेज़ी है। इस तरह उसके असरात हैं। इसके अलावा उर्दू जो है हमारी बहुत हद तक हमारी एकेडमिक की ज़बान नहीं रही, ना हमारी तदरीस की ज़बान है। दूसरा ये है कि ना उर्दू हमारी जो किसी इलाके की मादरी ज़बान है।
ہماری ضرورت کی زبان ہے، بالکل صحیح. اور وہ ضرورت کی حد تک رہے گی. اس طرح اس پہ جو اثرات ہیں دوسری زبانوں کے وہ بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ جو پاپ کلچر ہے، مثلا جو ہماری مقامی زبانوں کے اثرات تھے، جس طرح پنجابی کے اثرات اردو زبان پر بہت زیادہ ہیں. اب اس نے پنجابی زبان کو تو نقصان پہنچایا ہے کہ جو اس کی جو اپنی پہچان تھے وہ اردو زبان کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ اردو زبان کا حصہ سمجھے جائیں گے جو پنجابی کے محاورے تھے. ٹھیک ہے، کوئی مثالیں آپ ان کی دے سکتے ہیں؟ مثلا یہ ہے مک مکا کرنا، ٹھیک ہے. کھڈے لائن لگانا. ٹھیک ہے. یہ میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے اخبارات میں یا اس جگہ پہ استعمال ہوئے ہیں جس پہ ایک ایڈیٹوریل بورڈ ہے. مطلب ایسے عام مطلب اب اس یہ کے سلینگ نہیں ہے، ہاں مطلب سلینگ سے یا اوپر جارگن اٹھ نہیں کر ہے. یہ مطلب یہ اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ ایک سجیدہ آدمی ان کو استعمال کرتا وہ ہے، اور تحریری ہماری زبان کا تحریری حصہ. زبان کا حصہ ہے. بالکل صحیح. اور کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں جو ان کی مادری زبان وہ پنجابی نہیں ہے لیکن وہ بولتے ہیں اور وہ پاپولر ہو جاتے ہیں کچھ میوزک کے تحت. پاپولر کلچر میں میوزک بھی ہے، ڈرامہ بھی ہے، ہمارے سیاستدان بھی ہیں، کیونکہ وہ عوام کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو وہ جو محاورہ یا استعمال بولتے ہیں تو وہ فوری طور پہ رائج ہو جاتا ہے. اور دوسرا عام آدمی کا روزمرہ کے حوالے سے ہے کہ اس کا کام جو ضرورت ہے وہ ابلاغ کی ہے، زبان کو خالص رکھنے کی نہیں ہے. اب جب کوئی لفظ یا محاورہ استعمال ہوتا ہے تو وہ فوری طور پہ عوام میں پہنچ جاتا ہے، اور جب تک ہمارا ادیب یا اردو دان اس کو کوئی اس کی اصطلاح یا ترجمہ بناتا ہے اس وقت تک وہ اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اس اصطلاح سے زیادہ ابلاغ وہ اس کا اصل لفظ دے رہا ہوتا ہے، چاہے وہ انگریزی کا ہے یا پنجابی کا ہے، تو اس کا کام تو ابلاغ سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر اس تیزی کے ساتھ یہ سب کچھ بدل رہا ہے، اور یہ جو آپ نے اہم بات بتائی کہ جتنی دیر میں آپ ترجمہ کرتے ہیں اتنی دیر میں وہ جو بگڑا ہوا لفظ ہے یا بدلا ہوا لفظ چلے کہیں وہ آ جاتا ہے، تو وہ اس کو اس کی جگہ پہ اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ اس کو بدلنا ممکن نہیں رہتا. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کے نتیجے میں زبان میں آپ کے خیال میں ارتقاء ہو رہا ہے یا کوئی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے؟ سر یہ تو زبان کے ارتقاء کا حصہ ہے. اس میں بگاڑ کا جب ہم کہتے ہیں تو ہم اس کی جو خالص زبان کا جو معیار ہے جب وہ دیکھتے ہیں تو ایک جو پرانا آدمی ہے وہ اسے بگاڑ سمجھتا ہے، لیکن جو نوجوان آدمی ہے جس کے دور کی وہ ثقافت ہے، جس کے دور میں وہ زبان آ رہی ہے، تو وہ اسے ایک فطری ارتقاء کا حصہ سمجھتا ہے. جو پرانا آدمی اسے بگاڑ اس لیے سمجھتا ہے کہ وہ آج سے 20 سال پہلے والا معیار دیکھتا ہے کہ اس وقت جو زبان تھی حافظے میں زبان اور ہے، حافظے میں زبان اور تھی، اور اس کے ساتھ اس کی وابستگی بھی ہے. یہ اسی طرح ہے کہ وہ جس طرح نئے ٹرینڈز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، نئے لباس کو نہیں کرتا، وہ شرٹس اور پینٹ کوٹ کو نہیں کرتا، وہ کہتا ہے شلوار قمیض میرا لباس ہے، اسی طرح وہ اس زبان کو بھی قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے. تو یہ بگاڑ تو نہیں ہے، یہ فطری ارتقاء کا حصہ ہے. لیکن اس میں بگاڑ یہ ہے کہ اس میں ہماری تھوڑی سی غیر سنجیدگی کہہ دیں زبان کے ساتھ یا وابستگی کم ہے، کیونکہ یہ نہ ہماری اکیڈمک زبان کا حصہ ہے نہ ہماری مادری زبان ہے، تو ہم ادھر بھی ذرا سہولت کے ساتھ استعمال کر جاتے ہیں وہ الفاظ جس کے بہترین متبادل موجود ہیں. اور اس میں زیادہ کردار ہمارے میڈیا کا ہے کہ پہلے جو ہمارا میڈیا تھا اس میں ایک ایڈیٹوریل بورڈ تھا، اور وہ ایک لفظ جب استعمال کرتے تھے تو اس وقت ڈکشنری دیکھتے تھے اور ایک مناسب بال کے قریب ترین کا لفظ جو ہے نا وہ لانے کی کوشش کرتے تھے، اس پہ وقت استعمال کرتے تھے، اپنی توانائی استعمال کرتے تھے. لیکن اب وہ جیسے آتا ہے وہ فوری طور پہ استعمال کر جاتے ہیں، اور اس فوری استعمال سے عوام تک جب پہنچتا ہے تو وہ تو اسی کو سند مانتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہاں ہماری تھوڑی سی لاپرواہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو بگاڑ میں ہے. اس کا ایک حل یہ تھا کہ ہمارے جو ادارے بنے ہوئے ہیں، جس طرح میڈیا میں جو کوئی الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں وہ ایک ماہ کے یا ایک ہفتے کی ایک فہرست اگر ترتیب دیتے ہیں اور وہ جو پیمرا کو پہنچائیں کہ اس مہینے میں آپ نے یہ جو لفظ استعمال کیے ہیں اس کی جگہ یہ بہترین متبادل اردو کے موجود ہیں، اگر آپ یہ استعمال کریں آئندہ کے لیے تو وہ مسلسل استعمال سے پھر عوام تک وہ پہنچیں گے. دوسری جو غفلت ہے وہ یہ ہے کہ رسم الخط کے حوالے سے کہ جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں، سرکاری سرپرستی میں ہمارے جو بورڈز ہیں، یہ اشتہارات کے آپ بیر دیکھتے ہیں CDA کے تحت یا میڈیا پہ چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ رومن رسم الخط میں چاہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کم از کم جو سرکاری سرپرستی میں ہیں وہ تو اس زبان میں ہونے چاہیے، اردو زبان میں ہونے چاہیے. اب اسی طرح ہمارا ڈرامہ ہے، ہمارا جو اداکار ہے اس نے کہیں اردو پڑھی نہیں ہے، وہ جو اسکرپٹ تیار کرتا ہے تو وہ رومن میں لکھواتا ہے، اس کو اردو نہیں آتی، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اچھا، تو اس سے یہ جو ہے نا تھوڑی سی جو غفلت ہے یا لاپرواہی ہے یہ ظاہر ہوتی ہے. آپ نے جو 2 محاورے فرمائے ہیں یہ تو پنجابی سے آئے ہوئے ہیں، تو کیا صرف پنجابی سے ہی محاورے آ رہے ہیں یا اور زبانوں سے بھی اردو میں داخل ہو رہے ہیں محاورے؟
पंजाबी और अंग्रेज़ी ये दो बड़ी ज़बानें हैं जिनका उर्दू पर असर है। ठीक है। अंग्रेज़ी चूँकि गालिब ज़बान है तो अंग्रेज़ी से भी आ रहे हैं, और पंजाबी जो है वो पंजाबी का जो मुहावरा है वो उर्दू ज़बान में वो जुमले के अंदर इस्तेमाल करें तो वो जुमले का हिस्सा बन जाता है रवानी के साथ। ठीक है। मतलब और जो बाकी जो ज़बानें हैं उनको तर्जमा करके लाना पड़ता है, लेकिन तर्जमे में फिर वो बात बिगड़ जाती है। लेकिन जो पंजाबी का मुहावरा है वो उस जुमले के साथ इस्तेमाल हो जाता है उस रवानी में, इसलिए पंजाबी के मुहावरों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। और अंग्रेज़ी का जो है वो ज़ाहिर है एक गालिब सकाफ़त है, उसके गलबे के बहस वो इस पर ज़्यादा। अंग्रेज़ी की कोई मिसालें दे सकते हैं? क्लीन चिट देना, वाइट वॉश करना, बिल्डोज करना, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। ऐसे अब ये मतलब आम रिस्क लेना, हम ये तहरीरों में इस्तेमाल होना शुरू हो गए। गन पॉइंट, अब गन पॉइंट की जगह हम बहुत अर्सा पहले ये अखबारात में या मीडिया पर ये देखते थे कि असले की नोक पर फलां काम हुआ, लेकिन अब वो असले की नोक वाला ख़त्म हो गया, अब गन पॉइंट ही इस्तेमाल होता है। हाँ नहीं, वैसे सही कह रहे हैं आप, मतलब एक गैर महसूस तौर पर वो उसका हिस्सा बन चुका है। अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी वाले लफ्ज़ों को हमने उर्दू में लिखना शुरू कर दिया है, यानी उर्दू रस्मुल ख़त में, तो उससे समझा गया कि अब ये उर्दू का हिस्सा बन गया। तो आप क्या देखते हैं कि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो कुछ देर के बाद जाकर तो मतलब है कि शक्ल पहचानना मुश्किल हो जाएगा, तो उस सूरत को फिर आप क्या कहेंगे, बिगड़ी हुई सूरत या उसे भी इर्तिका ही समझेंगे? देखिए, इर्तिका तो ज़बान जो है ना वो अपनी ज़रूरत खुद बनाती जाती है, ज़रूरत के तहत इस्तेमाल होती है। देखिए, आवाम की जो ज़रूरत है वो तो उसको इस्तेमाल करते रहेंगे, तो क्या आवाम की ज़रूरत जो है उसको खवास की ज़रूरत भी समझा जा सकता? खवास का मतलब ये है कि क्या उसको स्टैंडर्ड समझा जा सकता है? क्योंकि अवामी ज़ुबान तो हमेशा से अलग होती है जो मयारी ज़ुबान है उससे, तो वो यानी अगर उसका कुछ हिस्सा जो है वो यानी छन कर ऊपर आ जाता था, जो मयारी ज़ुबान में शामिल हो जाता था, अब तो वो सारी की सारी ज़ुबान जो है वो इस तरह आनी शुरू हो गई है। तो आप समझते नहीं है कि ये बहुत तेज़ी के साथ इसमें बदलाव ऐसा आ जाएगा? असल में जो ज़िंदगी है ना वो तेज़ी के साथ ही बदल रही है। अब जो दौर है, जो हमारा अदब है या जो हमारी लिखा हुआ था, जो जिसको हम मयार कहते हैं, ये इस जो मौजूदा नस्ल तक तो ये किसी हद तक रेलेवेंट है, लेकिन अब जो नस्ल इस AI के दौर में परवान चढ़ रही है उसके लिए ये अदब, ये ज़बान सारा इनरेलेवेंट हो जाएगा। उसके लिए रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी की जो ज़बान है उसने उसी में परवरिश पाई है, उसी में उसके ख़यालात हैं, उसके तजुर्बात हैं, मुशाहिदात हैं, तो उसके लिए वही जो चीज़ होगी, जो ज़बान होगी वही रेलेवेंट होगी, और वो ज़बान जितनी उसकी अबलाग होगा उसके साथ ज़बान उसके साथ अपने आप को जोड़ेगी, वही उस वक्त की ज़बान होगी और मयारी ज़बान होगी। मसलन अब आपका अदब जो है वो माजी की तरफ जाता है, उसमें कुएँ हैं, उसमें दास्तानें हैं, असातीर हैं। जो अब आने वाली नस्ल है उनके तो ये मुशाहदे में नहीं है, उन्होंने तो ना पढ़ा है ना ये कहानियाँ सुनी हैं, हम तो फिर चलो सुनते हैं, तो वो उनको क्या लगेगा कि ये कुआं क्या होता है, ये चरखा क्या होता है, उनकी समझ में नहीं आएगी। उनकी समझ में तो ये रोबोट आएंगे, AI आएगी जिसमें वो चढ़ रहे हैं, तो वही ज़बान उनकी ज़बान होगी, वही मयार होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अच्छा कुछ देर के बाद तो वैसे जो हो सकता है कि जो तहरीरी ज़ुबान है, ये जो यानी प्रिंट मीडिया तो आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म हो रहा है और उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले रहा है। खैर टेक्स्ट तो उस पर भी मौजूद है, लेकिन उसके टेक्स्ट पर उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं है कि मतलब अगर आप मिक्स भी करके लिख दें, थोड़ा बहुत रोमन में लिख दें, थोड़ा बहुत आप नस्तालीक में लिख दें, ये वो तो वहाँ पे तो काबिल कबूल है सब कुछ। तो मेरा ख्याल है अगले मराहिल पे जाके हो सकता है कि ये जो हम एक रस्मुल ख़त बनाए बैठे हैं कि अब गन पॉइंट को कम से कम गाफ नून में लिखते हैं तो गन इस तरह लिखते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगले जाके जो स्टेज आए उसमें हम आधा जुमला जो है वो नस्तालीक में लिखा हुआ और बाकी आधा रोमन में लिखा हुआ हो, तो ये तो दूसरी तरफ जा रहे हैं सारे मामला। ये तो ज़ाहिर है, ये तो हमने इस वक्त इस बात पर गौर नहीं किया। जैसे कि मैंने अभी बात की कि हमारा जो अदाकार हैं, हमारे जो मीडिया पे लोग बैठे हैं, हमारे इदारे अपना काम नहीं कर रहे, तो वो अब जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या इवन हमारा जो ख़बरें पढ़ने वाला बंदा है वो भी रोमन में लिख के उसको समझ सकता है। ये तो अभी की बात है कि चंद लोग ऐसे आ गए हैं कि जिन्होंने वो काम करना है लेकिन उन्हें ज़बान समझ नहीं आती, तो वो रोमन के ज़रिए उसकी प्रैक्टिस मश करके तो बोल रहे हैं, अपने डायलॉग बोल रहे हैं। तो आगे चल के तो ये मामला और ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारी तदरीस में, हमारे मुआशरे में उर्दू ज़बान कहीं भी नहीं है। हाँ ढेर बोलने की हद तक तो है, लेकिन लिखने वाला जो है पढ़ने की हद तक नहीं है। ऐसे ही चले, आपने बहुत सारी ऐसी बातें की जो कुछ तो जो सूरत हाल है उसका अंदाज़ा भी होता है, और कुछ बातें जो वो चश्म कुशा भी हैं जिनकी तरफ हमें बहुत यानी तेज़ी के साथ तवज्जो करनी चाहिए
اور ٹھیک ہے، ہم یہ تو نہ کہیں کہ صورتحال بالکل بگڑ رہی ہے، لیکن بدلتی ہوئی صورت پر نظر تو کم از کم رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکر گزار ہیں آپ نے کہ جس توجہ کے ساتھ اس پر بات کی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا کام جو پی ایچ ڈی کا تھا، جو آپ کا تھیسس تھا، وہ بہت توجہ سے کیا، اتنے اہم موضوع پر کیا. تو بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت کیا. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.